28 मई, यानी आईएएस प्री, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए, या कई लोग परेशान हो रहे हैं कि सर हमने बड़ी पढ़ाई करी लेकिन अब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं है। तो ये होता है जिसने भी सीरियसली पढ़ाई की, चूंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, और जो ड्रीम है उसे हासिल करने से पहले का पहला एग्जाम, पहला चरण है, तो यह हमेशा हो जाए। इस बात पर मैं आपको लास्ट जो मोमेंट टिप्स है उसके उसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। आप मान के चलिए कि आपने जितनी पढ़ाई की, आपने जो पढ़ा वो इस तरीके से पढ़ा जो ट्रेंड है, जो जिस तरह जहां से क्वेश्चन आते हैं आपने बढ़िया पढ़ा है और आपका होगा। इस चीज को एकदम अपने मन में रखिए, क्योंकि पीटी में कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कॉमन सेंस से निकालेंगे। और अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो कॉमन सेंस, और खासकर जैसा मैंने कहा कि उस समय जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि अब कोई भी नई चीज मत पढ़ें, कोई भी नई चीज मत पढ़ें, और जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तीसरा पॉइंट, आप जो एरियाज हैं पीटी के, उसमें यह देखिए कि मुख्य जो प्लस और माइनस में लिख दे रहा हूं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैं स्टैटिक, कुछ लोग बोलते हैं स्टैटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट, तो स्टैटिक पार्ट का मतलब यही है कि जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और फिर इन्हीं में से इसी एरिया से जो करंट है। तो इसका मतलब यह है कि स्टैटिक पार्ट जो आपने मेंस के हिसाब से भी पढ़ा होगा, क्योंकि फाउंडेशन के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, तो यहां पर आप उस एरिया जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस पर खूब फोकस कीजिए और इसको लगातार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। और जो आपने करंट के लिए अभी पढ़ा, अभी अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक्टिवली रिवाइज कर लेते हैं तो ये बेटर है। ये नहीं कि फिर करंट की चीजों को और मिसलेनियस चीजों को पढ़ना शुरू करें। हो गया, वो आपके दिमाग में होगा, उसको इस तरह से ही बांटिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस एरिया से ज्यादा आते हैं, उसको बार बार पढ़िए और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट, जब याद रखिए कि अगर आप 100 के आसपास मार्क्स पा जाते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद सही होने चाहिए। इसका मतलब बड़ा साफ है कि हमें 100 में 100 क्वेश्चन क्या सब सही करने इतना प्रयास भी नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि हमें यह देखना है कि आखिर हम इस स्कोर तक पहुंचे कैसे, और इस स्कोर तक पहुंचने के लिए याद रखिए कि ऐसा पेपर बनाता है यूपीएससी की 35 से 40 क्वेश्चन वो बड़े ही, जिन्होंने भी सही तरीके से पढ़ाई की है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो यहां तक पहुंच जाता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और कुछ एक दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं जो करंट से होते हैं, वो भी एक बार आप देखेंगे और करने की स्थिति में होंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए तो 50 चाहिए, तो 15 से 10 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि यहां पर मेंटल अलर्टनेस की जरूरत है, एलिमिनेशन टेक्निक इवॉल्व होनी चाहिए, आपको अप्लाइड तरीके से पढ़ा होना चाहिए, और एक लॉजिकल गेसिंग होनी चाहिए जो बड़ी जरूरी है, और यही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है। और जो ऐसा करते हैं वो 50 नहीं, वो 50 से 60 की रेंज में पहुंच जाते हैं। मैं 2022 का एग्जांपल लेता हूं, आपको दिखाता हूं कि ना आते हुए भी हम किस हिसाब से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, किस हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, और हमें नहीं पता तब भी हम केवल एलिमिनेशन और कॉमन सेंस का प्रयोग करके हम इसको देख सकते हैं। मैंने एक हिस्ट्री का और एक करंट के हिसाब से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लिया। अभी देखो, एक क्वेश्चन है कि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था, आप सबको पता है, मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे सिंपल से उससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कहता है कि 1998 में जो द्वैत शासन था, उस द्वैत शासन में एक विषय था
रिजर्व आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। अब जब आरक्षित विषय ये गवर्नर के पास था, मतलब अंग्रेजों के पास था, और हस्तांतरित जो चुनी हुई सरकार थी उसके पास था, भारतीयों के पास था। पूछ रहा है कि आरक्षित विषय कौन थे। तो एक चीज याद रखिए, जो लाइबिलिटी है, जिसमें कुछ काम करना है, वो दे देगा, उत्तरदायी सरकार है उसको, और जो पावर है, रेवेन्यू है, वो अपने पास रखेगा। तो इसमें जब ध्यान से पढ़ें तो देखिए स्थानीय स्वशासन की एक लाइबिलिटी है, यहां सरदर्द। और पावरफुल क्या है भाई, राजस्व तो हमेशा अपने पास रखेगा, पुलिस हमेशा अपने पास रखेगा, न्याय हमेशा अपने पास रखेगा। लेकिन देखिए यूपीएससी किस तरह बनाती है क्वेश्चन, अगर आपने स्थानीय स्वशासन देख लिया कि ये तो वो ट्रांसफर में रखेगा, तो जैसे ही दूसरा कटा, देखिए ये इसमें दो है, इसमें दो है, ये सब गलत हो गया। इसका मतलब आंसर अपने आप, आपको ये नहीं पता है कि कौन से विषय थे, लेकिन आप लॉजिकल गेसिंग से कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन अपने पास नहीं रखा होगा, और नहीं रखा होगा तो देखिए अपने आप आंसर। ये यूपीएससी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चन की रेंज जो है वो बड़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है, जो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अगर देखें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और करंट में काफी चर्चा में रहा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं श्री पद्धति, विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इफेक्ट। ठीक है, कृषि की धान गहनता प्रणाली, धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन। एक और सीख, हम जब भी पेपर पढ़ें और कोई टर्म कंफ्यूजिंग हो, हम जरूर से जरूर इंग्लिश में देखें, इतना हमें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी खुद इंस्ट्रक्ट करती है कि अगर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में कोई विवाद हुआ तो, या कुछ अलग हुआ तो हम इंग्लिश को प्रेफर करेंगे। अब देखिए क्लेदन शब्द, अब आप खोजते रहेंगे, सामान्य हिंदी तो है नहीं क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन है, और यूपीएससी खैर खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, लेकिन यूपीएससी को ये बात इस क्वेश्चन से भी सोचनी चाहिए कि वो कैसे वर्ड दे रहा है। ये एक तरह से क्राइम है हिंदी मीडियम के लड़कों के साथ, और शुष्कन किया जाता है। तो क्या परिणाम होता है, क्लेदन देखिए वेटिंग और ड्राइंग है। अब कहता है इससे क्या होगा, बीज की कम आवश्यकता होगी, मीथेन का कम उत्पादन होगा, बिजली की कम खपत। आप ध्यान से देखेंगे तो श्री पद्धति, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि श्री पद्धति के द्वारा 41% यील्ड ज्यादा हुआ धान में। और ऑब्वियसली जब हम एक सिस्टमैटिक उससे करेंगे, जो हम बीज फेंकते थे उसकी बजाय अगर ग्रीडिंग करके करेंगे तो हमारा बीज जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज होगा, तो कम हमारा खर्च होगा। फिर कहता है अल्टरनेटिव, इस टर्म को पकड़िए, अल्टरनेटिव ड्राइंग एंड वेटिंग का मतलब है जैसे हम धान में हमेशा उसको, धान की खेती परंपरागत रूप से करते हैं तो पानी लगातार मोटर पंप चलाते हैं, नलकूप चलाते हैं, पानी लेते हैं और पूरा उसको हमेशा फ्लडिंग करते हैं, हमेशा गीला रखते हैं। लेकिन इस पद्धति में ड्राइंग भी करते हैं और तब वेटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ड्राइंग और वेटिंग होगी, तो बट ऑब्वियस है पानी की कम जरूरत होगी, पानी की कम जरूरत होगी, हमेशा पानी है, तो ऑब्वियसली जो मीथेन प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि इसके बाद आया था कि ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन है धान की खेती से वो कम होने लगेगा, तो ऑब्वियसली मीथेन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दलदली वो हमेशा नहीं रहेगी। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ऑब्वियसली पानी की रिक्वायरमेंट कम हुई तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा 1 2 3। तो ये लॉजिकल उससे एलिमिनेशन और कॉमन सेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपरली अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। इसीलिए पांचवा पॉइंट में कहूंगा कूल एंड कामनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कूल और काम रहे। अब कोई हड़बड़ाहट से कुछ हासिल नहीं हो सकता, आपने साल भर समय इन्वेस्ट किया है, उससे ज्यादा भी किया होगा पुराने बच्चों ने, तो ये मान के चलिए कि अगर हम जितना अपने आप को फोकस रखेंगे, जितना कूल और काम रखेंगे, उतना अच्छा हमारा जो आपके ये आउटपुट होगा वो निकलेगा। इसके छठा पॉइंट, अब आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईएएस के हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के हैं, उसको लगाइए। इससे ये नहीं कि वो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ट्रेंड किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह उसे घुमाया जा रहा है, यूपीएससी किस तरह ट्विस्ट एंड टर्न कर देती है क्वेश्चन के पैटर्न को, उसको ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाएगा। तो जो भी मॉक टेस्ट कोचिंग के दिए हुए हैं, क्योंकि उसका पैटर्न
कुछ अलग होता है। यूपीएससी में एक बड़ा अच्छा बैलेंस होता है, अप्लाइड होगा, करंट होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, फैक्चुअल भी होगा, ट्विस्ट एंड टर्न भी दिए होंगे, तो मिला जुला कर कुछ एक ऐसा पेपर सेट करता है जिसमें 50-55 आने में एक वैसा भीड़ से लड़का या लड़की स्क्रीन आउट होती है जो कम से कम अपने कॉमन सेंस और जो उसने पिछले कुछ दिनों में पढ़ाई की है वो अप्लाइड तरीके से क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर पा रही है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। 7वां पॉइंट, जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो ध्यान दें कि हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन जब पहला से लेकर 10 क्वेश्चन हो सकता है आपको उस एरिया से हो जहां आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो आप पहले से शुरू ना करें। ये कभी नहीं कहा जाता कि आप 1 से शुरू करें और 100 तक पहुंचे। आप सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको सबसे अच्छा टॉपिक जहां आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखते हैं, वो शुरुआती क्वेश्चन वो उठाएं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी, एक ट्रेंड देखा गया है 15 से 20 क्वेश्चन आ ही रहे हैं और पॉलिटी सामान्यतः किताबें अवेलेबल हैं, सबका इंटरेस्ट होता है, तो सामान्यतः बच्चा जो है यहां इंटरेस्ट लेता है। तो क्यों ना हम पॉलिटी से शुरू करें और पहला 15-20 मिनट अगर अच्छा गया तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तब हम सोचने की स्थिति में। तो याद रखिएगा, शुरुआत टफेस्ट पार्ट से ना करके, जो एरिया आपका वीक है वहां से ना करके, उस एरिया को देखिए जहां आपको लगता है कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम करेंगे, और शुरुआती अगर 5-10 मिनट आपके अच्छे गए तो आप मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अलावा जो एक बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम उस क्वेश्चन को जब पेपर दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन जरूर से जरूर एक बार देख लें। हम उलझे नहीं। कई बार अब 4 सीरीज है, सेट है क्वेश्चन पेपर का एबीसीडी, हो सकता है इसमें इकोनॉमिक्स से शुरू किया हो पहला से 10, इसमें जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी से, इसमें हिस्ट्री से, इसमें जो है मान लीजिए पॉलिटी से। अब पता चला कि आपके कुछ एरिया जो बड़े मजबूत थे वो 90 से 100, मान लीजिए मैंने अभी उदाहरण दिया, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन 90 से 100 पे थे और आप यहां उलझे रहे, तो पता चला कि 90 टू 100 तक आप पहुंचे नहीं और 2 घंटे बीत गए। ऐसे में आप मिस कर सकते हैं ट्रेन। इसलिए हम जो क्वेश्चन उलझाऊ हैं या जहां पर बहुत पकड़ नहीं है, उसको देखते हुए स्टार बनाते हुए चलेंगे और एक प्रयास जरूर होना चाहिए, और नहीं किया है तो अभी कीजिए। जो ये 10 दिन बचे हैं, इसमें केवल 100 क्वेश्चन देखकर आप देखिए अपनी स्पीड को, और जो नहीं आता उसको स्टार बनाकर या छोड़ते हुए कि एक नजर हम 100 क्वेश्चन पूरी देख ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि तब तो तय होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें परफेक्टली आता है या नहीं आता। मेरा अनुभव है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर बाद में कुछ क्वेश्चन थे जो बड़े इजी थे या मेरा एरिया ये बड़ा मजबूत था, लेकिन सर मैं पहले ही उलझा रह गया या रह गई और टाइम हो गया, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये अनुभव, इससे आप सीखिए, ये लर्निंग्स है। साथ ही साथ 9वां पॉइंट है कि क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़िए। यूपीएससी के क्वेश्चन में कई बार ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे होते हैं जो अचानक जल्दी से पढ़ने में नहीं दिखाई देते, और साथ ही साथ उस एग्जाम का प्रेशर है, आपको प्रूफ करना है अपने आप को, और साथ ही साथ वो एक नर्वसनेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है, और इस चक्कर में कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और हम सोचते हैं सही है और कॉन्फिडेंटली मार के आ जाते हैं, और यहां तक कि क्लास के बाद ये भी कहते हैं कि देखिए मेरा ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, मैंने पढ़ा है। बाद में दिखाई देता है कि पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान देना है, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो जो यूपीएससी आपको जो चेक करता है प्री के माध्यम से, वो भी आपका बड़े आराम से पता चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। साथ ही साथ जो 10वां पॉइंट है वो ये कि हमें आप ये पता होना चाहिए कि आज फर्स्ट पेपर जीएस और सेकंड पेपर में, क्योंकि सेकंड पेपर सीसेट भले ही क्वालिफाइंग है, 80 क्वेश्चन में से अगर हम 30 क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं तो हम क्वालिफाई कर गए। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के लड़के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे। इसलिए इतने दिनों में आप रोज, पिछले 2011 से जब से इंट्रोड्यूस हुआ है सीसेट, उसको जरूर देखें पेपर को, और अपनी रेंज देख लें कि हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर मैथ अच्छा है तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
और कुछ कॉम्प्रिहेंशन पे छोटे पैसे जो बड़े क्लियर है लॉजिकल उससे निकल सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं है जो अभी तक आपने तैयारी की, तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा समय दीजिए और मैथ रीजनिंग के उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए जो लॉजिकली निकाल सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको एनालिसिस करनी होगी। जीएस फर्स्ट पेपर में हमें ये जरूर देखना होगा कि 50 प्लस पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो हम कितना अटेम्प्ट करें। ये विभिन्न मॉक टेस्ट के द्वारा अभी तक आपने देख लिया होगा। यूपीएससी में अगर पहले बैठे हो तो आपने देख लिया होगा कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया और निगेटिव मार्किंग के कारण इतना आ गया। तो यहां एक ये आइडिया होना चाहिए कि हम कितना अटेम्प्ट करें। वैसे तो ये पेपर के ट्रेंड उसकी टफनेस के आधार पर निर्धारित होगा, लेकिन सामान्यतः जिस तरह का ट्रेंड है आप मान के चलिए कि आपको 85 के आसपास 85 प्लस के आसपास अटेम्प्ट अगर करते हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप 60-65 तक अटेम्प्ट करें, लेकिन इस सबके लिए जो एक सलाह है वो ये एक एवरेज तरीके से देखा जाए तो कोशिशों के बावजूद गलतियां होती हैं और उससे निगेटिव मार्किंग होने के कारण हमारा नंबर कम हो जाता है। तो एक चीज देखी गई प्रोबेबिलिटी के साथ और एवरेज जब आकलन किया गया तो 85 प्लस के आसपास अटेम्प्ट एक बेटर अटेम्प्ट माना जाता है। तो ये आपको देखना चाहिए इतने दिनों में कि कैसे हम कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितनी गलतियां हो रही हैं और उसको हटाकर हम लगभग 96, 98 या 100 मार्क्स के आसपास किस तरह से आ रहे हैं। ये आप अभी तक चीजों को जरूर से जरूर अडॉप्ट कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपरली सोना शुरू कर दीजिए। और सबसे एक सलाह जो मैं देना चाहता हूं जो वो ये है कि आप जो अभी तक हो सकता है रात को ज्यादा जगते हो, पढ़ाई तो कभी हो सकती है, लेकिन अब इस एग्जाम में चूंकि आपका पेपर का एक शेड्यूल है और अगर पेपर का शेड्यूल है तो उसके हिसाब से ही आपको जाना होगा, 9 बजे तक सेंटर पहुंचना होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले सो जाएं और कम से कम 6 बजे 7 बजे तक उठने की आदत डालिए, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा सेट होता है और जैसे हमारा शेड्यूल बना हुआ है हमारी बॉडी वैसे ही अडॉप्ट होती चली जाती है, करती चली जाती है और उसी हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स होता है, मेंटल अलर्टनेस होता है। तो मेरी तरफ से एक सलाह यह है कि अब बचे 10 दिनों में आप सोएं प्रॉपर और अपनी टाइमिंग को ऐसा कर लें कि जल्दी अगर उठेंगे तो जब आप बाकी रूटीन से आप जल्दी से पूरा कर लेंगे तो ऑब्वियसली जो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उस समय एक लेथार्जीनेस आपको फील नहीं होगी, एक्टिवनेस होगी फील। और ये बड़ा जरूरी है, फिर कह रहा हूं कि कॉमन सेंस, मेंटल अलर्टनेस, एलिमिनेशन ये सब बड़ा जरूरी है पीटी निकालने में, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन किसी को वहां नहीं आते। 10 से 12 क्वेश्चन बाउंसर होते हैं जिनको देखना नहीं है और अगले 20 क्वेश्चन जो ज्यादा जिसने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी है, जो एलिमिनेट कर सकता है, जो लॉजिकल गेसिंग कर सकता है, जो अप्लाइड पार्ट पर ध्यान देकर पढ़ा है, ट्विस्ट एंड टर्न को समझा है, वो करता है और 35 से तुरंत 55 तक वही पहुंचता है। इसलिए मेरी सलाह है कि इतने दिन में आप इन 10 बातों को लेकर आगे बढ़ें, आप निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।